हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये जो पूरा टॉपिक है ना, उसको हम कवर करेंगे। नॉन अलाइनमेंट क्या होती है, क्यों इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट जैसी पॉलिसी को अडॉप्ट करा एज इट्स फॉरेन पॉलिसी, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या रहे, और नॉन अलाइनमेंट की वजह से क्या क्या चैलेंजेस भी इंडिया को फेस करने पड़े, क्या क्या लिमिटेशंस रही इस पर्टिकुलर पॉलिसी की। ये सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं क्या बताऊंगी, थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड बताऊंगी, बेसिक्स बताऊंगी नॉन अलाइनमेंट के बारे में, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। हुआ क्या था, पहले हम समझते हैं नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। पूरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट, राइट। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया जब आज़ाद हुआ, ठीक है, उस समय क्या हो रहा था, कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन थी। एंड वी ऑलरेडी नो कि जो पूरा दुनिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। पहला ब्लॉक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक विच वॉज लेड बाय यूएसए, एंड दूसरा ब्लॉक क्या था, सोशलिस्ट ब्लॉक था या कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जो कि एक तरीके से जो यूएसएसआर है उसके द्वारा लीड करा जा रहा था। तो एक तरीके से लगभग हर कंट्री क्या कर रही थी आज़ादी के बाद, बहुत सारी कंट्रीज़ कुछ कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जा रही थी, कुछ कम्युनिस्ट ब्लॉक में जा रही थी। तो इंडिया के सामने भी चैलेंज था कि भाई किसके पास जाया जाए, क्या कैपिटलिस्ट की तरफ चला चला जाए या फिर एक तरीके से कम्युनिस्ट की तरफ चला जाए। तो इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोला कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे। मतलब क्या है, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। दो ग्रुप थे हमारे सामने, दो ब्लॉक्स थे पूरी दुनिया में, दो ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इंडिया ने बोला कि देखो हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे, एंड यही चीज़ क्या है, नॉन अलाइनमेंट है। तो नॉन अलाइनमेंट मीन्स नॉन, नॉट अलाइनिंग कह लो, या फिर एक तरीके से नॉट ज्वाइनिंग कह लो, ठीक है। इट इज़ द पॉलिसी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग ना अलाइन करेंगे या हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे किसी भी ब्लॉक को, एंड रादर हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करेंगे। परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। अपने खुद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि देखो क्या होता, अगर सपोज इंडिया नॉन अलाइनमेंट को फॉलो ना करती तो क्या होता, या तो इंडिया कैपिटलिस्ट वाले ब्लॉक में जाती, या फिर क्या करती, इंडिया जो यूएसएसआर वाला जो ब्लॉक है, जो कम्युनिस्ट वाला ब्लॉक है, इस तरीके से उसके पास जाती, ठीक है। इसको ऐसे देख लेते हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट। इन दोनों में से किसी ना किसी ब्लॉक को इंडिया ज्वाइन करता ही करता, राइट। क्या होता फिर, उसके बाद ये होता कि जो भी ये सारे ग्रुप्स थे, यूएसए का अपना एक ग्रुप बन रहा था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटो बोलते हैं, नाटो बोलते हैं, ठीक है। तो नाटो ग्रुप था यूएसए का, और इधर क्या था, इधर एक तरीके से वॉर्सो पैक्ट था, इधर एक तरीके से क्या था, वॉर्सो पैक्ट था। इसके बाद क्या हो रहा था कि इसमें सीधी सीधी बात है, इसके बारे में आपने ये जो दोनों ग्रुप है, नाटो ग्रुप की बात करें या फिर एक तरीके से वॉर्सो पैक्ट की बात करें, ये आपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है इसके बारे में, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये एक तरीके से मिलिट्री अलायंसेस थे। क्या थे ये मिलिट्री अलायंसेस थे। मतलब क्या है कि अगर इंडिया इन दोनों में से किसी भी पार्ट को ज्वाइन करता तो इंडिया को एक तरीके से अपनी मिलिट्री सपोर्ट देना पड़ता, कि भाई यूएसए बोल रहा है कि ठीक है हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को डिफेंड करेंगे तो हमें मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, तो इंडिया को देना पड़ता मिलिट्री सपोर्ट, है ना। और इंडिया भी खुद उस पर्टिकुलर वॉर में क्या हो जाता, इंगेज हो जाता, है ना। लेकिन आज़ाद भारत क्या चाह रहा था, आज़ाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या खुद की थी, कि हम खुद अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाह रहे थे। हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, राइट। तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कैसे हो पाता अगर हम खुद बार बार वॉर में उलझ रहे होते। हो सकता था पॉसिबल, नहीं हो सकता था। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमने सोचा कि भाई देखो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, किसी ना किसी मिलिट्री स्ट्रगल में तो उनका इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, राइट। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि नहीं, हम इधर भी नहीं जाएंगे, ना यूएसए की तरफ जाएंगे, ना यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात क्या है, देखो दूसरे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पर अगर इंडिया यूएसए या यूएसएसआर ग्रुप का किसी का भी ग्रुप का पार्ट बन जाता तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती, फिर इंडिया अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चॉइस को एक्सरसाइज ही नहीं कर पाता। क्योंकि अगर यूएसए वाले ग्रुप का पार्ट बन रहा है तो जहाँ पर यूएसए बोलता वैसा करना पड़ता। जैसे यूएसए डिसाइड करता कि इस कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने हैं, इसके साथ एक एनिमी का रिलेशन होगा, तो इंडिया को भी वैसे मानना पड़ता। या अगर यूएसएसआर वाले ग्रुप को ज्वाइन करते तो वहाँ पर भी सेम टू सेम कंडीशन होती। तो क्या इंडिया अपनी मन मर्जी की फॉरेन पॉलिसी चॉइस चला पाता कि किसके साथ दोस्ती रखनी है किसके साथ नहीं रखनी है? वो तो फिर यूएसए या फिर यूएसएसआर डिसाइड करता ना इंडिया के लिए।
क्योंकि इंडिया इनके ग्रुप का पार्ट बन चुका है। समझ रहे हो? तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि भारत चाह का क्या रहा था, इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी नीड क्या थी, इंडिया की जो नीड्स थी ना, उसी की वजह से जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है नाम के फॉर्म में या नॉन अलाइनमेंट हम लोगों ने इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि इंडिया की उस समय नीड यही थी। सबसे पहला क्या था कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चलना चाह रहे थे, अपनी सोवरानिटी को हम बचा करके रखना चाह रहे थे कि हम नहीं चाह रहे थे कि भाई कोई दूसरी कंट्री ये डिसाइड करे इंडिया कहाँ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी सोवरानिटी है वो हम बचाए रखना चाह रहे थे एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को हम परस्यू करना चाह रहे थे। और अगर दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन करते तो ये चली जाती, ये फिर हमारे हाथ में ना रहती। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है? दूसरी बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आज़ादी के बाद? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का, कि अभी इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, सारी चीज़ें डेवलप करनी है। और अगर बार बार मिलिट्री अलायंस में जा करके इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट बनता तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हम कर ही नहीं पाते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना करते फिर वॉर में पार्टिसिपेशन होता, इकोनॉमी उतना ही पीछे चली जाती। तो ये दूसरी बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमने डिसाइड करा कि नहीं, हम नहीं जा सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि उसकी वजह से इंडिया की और ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तीसरा बड़ा रीज़न क्या था? तीसरा बड़ा रीज़न ये था, देखो इंडिया स्टार्टिंग से ही, अगर आप पिछली वाली वीडियो में हमने ये भी अंडरस्टैंड करा है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 51 ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अबाउट डीपीएसपी, वो इंडिया को खुद कह रहा है कि इंडिया तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दुनिया में पीस लेकर आना है, तुम्हें दुनिया में पीस को स्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स मारने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर इंडिया स्टार्टिंग से भी, वैसे भी इंडिया पीस के रास्ते पे चला, इंडिया की पूरी जो फ्रीडम स्ट्रगल रही है हमारी वो नॉन वायलेंट तरीके के आधार पर रही है ना। लेकिन अगर आज़ादी के बाद हम कोई से भी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे होते तो इंडिया मिलिट्री ग्रुप्स का पार्ट बन जाता। तो अगर इंडिया खुद मिलिट्री ग्रुप्स का पार्ट है तो इंडिया कैसे पीस लेकर आ सकता था, है ना? समझ रहे हो? तो जब इंडिया स्टार्टिंग से ये चाह रहा है कि भाई वो क्या करे, वो दुनिया के लिए एक तरीके से पीस लेकर आने की कोशिश करे, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था अगर इंडिया इन दोनों ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप का पार्ट बनता, है ना। और उस समय क्या हो रहा था? उस समय बहुत ज़्यादा आर्म्स रेस भी हो रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। जो भी ग्रुप्स थे, दोनों ग्रुप्स के बीच में आर्म्स रेस हो रहा था, दोनों अपने अपने जो आर्म्स है उसको बढ़ाते जा रहे थे, है ना। तो क्या इंडिया अगर इन दोनों ग्रुप्स का पार्ट बनता तो इंडिया को भी अपना आर्म्स रेस, एक तरीके से इंडिया को भी अपने आर्म्स एंड एमिनेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ता। तो इंडिया जो पहले डेवलपमेंट कर रहा था, डैम्स का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा था, उसका सारा पैसा कहाँ पर इस्तेमाल होता? आर्म्स खरीदने में, अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया जाता। तो डेवलपमेंट का पैसा कहाँ पर लगता? आर्मी में, और एक तरीके से आर्म्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में ज़्यादा लग जाता। तो ये भी काफ़ी सारा चैलेंज था। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ? इन सब चीज़ों की वजह से हमने देखा, पूरी सिचुएशंस को एनालाइज करा कि देखो भाई इंडिया के लिए ज़रूरी क्या है, नॉन अलाइनमेंट रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इंडिया के लिए सारी चीज़ें आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही तीनों चीज़ें थी, यही तीनों चीज़ें थी। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, दूसरी बड़ी चीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरी बड़ी चीज़ कि इंडिया स्टार्टिंग से पीस के रास्ते पे चलता हुआ रहा है। तो इंडिया अगर पीस मेंटेन करना चाहता है तो अगर वो ग्रुप्स का पार्ट बनेगा तो इंडिया पीस के लिए एफर्ट्स डाल नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तीन रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया ने डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, नाम को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसा तो नहीं था कि केवल इंडिया ही आज़ाद हो रहा था। इंडिया के साथ में बहुत सारे अफ्रीका के नेशंस और बहुत सारे एशिया के नेशंस आज़ाद हो रहे थे, इंडिया के साथ में भी और इंडिया के कुछ समय के बाद में। तो ये लोग भी जब आज़ाद हो रहे थे तो उनके पास में भी यही सेम टू सेम चॉइस का डिलेमा था कि भाई यूएसए को ज्वाइन करे या यूएसएसआर को ज्वाइन करे। तो फिर इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने बोला कि हम इन सभी कंट्रीज़ को जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है, इनके सामने भी भारत जैसे चैलेंजेस है, इनको भी अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है, इनको भी अपने यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। तो क्यों ना इन सभी कंट्रीज़ को बोला जाए कि भाई हम सब मिलकर के क्या करते हैं, हम सब मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, सारी कंट्रीज़ एक तीसरा ग्रुप बनाते हैं, एक तीसरा फ्रंट बनाते हैं। पहला फ्रंट तो यूएसए वाला हो गया, पहला ब्लॉक यूएसए वाला, दूसरा ब्लॉक यूएसएसआर वाला। अब हम क्या करते हैं, जितनी भी ये सारी कंट्रीज़ हैं जो अभी अभी एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एशिया और अफ्रीका की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, हम सब मिलकर एक साथ आते हैं और हम एक थर्ड फ्रंट बनाते हैं, हम एक थर्ड ब्लॉक बनाते हैं। और वही थर्ड ब्लॉक क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट, नैम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो थर्ड ब्लॉक बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो नई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है ना, ये कोल्ड वॉर में ना जाए, ये जो कोल्ड वॉर का जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें इन्वॉल्व ना हो और ये अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखें,
अपने यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर पाए और इंडिया के साथ मिलकर के ये सारी कंट्रीज़ काम करें। और जो दोनों ग्रुप्स के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में भी जो इवन कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसमें भी ये नाम की कंट्रीज़ मदद करने की कोशिश करें कि भाई देखो, आर्म्स रेस वगैरह से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है, और इन सब के बीच में भी पीस लेकर आने की कोशिश करें। ये आइडिया था। इसकी वजह से हमने क्या करा, एशिया और अफ्रीका की बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ में हमने ग्रुप्स बनाए, और ये जो नाम है, नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके से नाम का जो बॉडी है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम का ये जो ग्रुप बनाया गया है, वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया। समझ में आ गया? तो ये एक चीज़ है। देखो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। कन्फ्यूजन क्या हो सकती है? नॉन अलाइनमेंट एक फॉरेन पॉलिसी भी है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि इंडिया ने डिसाइड कर दिया कि हम दोनों ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे और नॉन अलाइंड रहेंगे, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। और नॉन अलाइनमेंट एक ग्रुप भी है, नॉन अलाइनमेंट एक ग्रुप भी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ दोज कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जिन्होंने डिसाइड करा कि वो नॉन अलाइनमेंट को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर अचीव करेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया? तो नाम एक इंडिविजुअल कंट्री के लेवल पर भी एक फॉरेन पॉलिसी है, और जब नाम की पॉलिसी को सभी के सभी ग्रुप्स अपना लेते हैं, कुछ कंट्रीज़ के ग्रुप्स अपना लेते हैं, तो वो एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। वो एक तरीके से क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड नाम कंट्रीज ग्रुप, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हैं जो अभी मेरे हिसाब से जो बेसिक था ना, वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, एक बेसिक आइडिया दिया है कि क्या होता है नाम, उसके पीछे का रीज़न क्या था, भारत के सामने चैलेंजेस क्या थे, एंड क्यों इंडिया ने डिसाइड करा कि भाई नाम वाला रास्ता सही है, नॉन अलाइनमेंट रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। समझ में आ गया? अब हम एक एक करते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और बारीक बारीक जो पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको समझते हैं, ठीक है। वैसे अब तक बेसिक जो एक बैकग्राउंड था ना, जो चीज़ें हमें समझनी थी इस पूरे टॉपिक में, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ताकि अब चीज़ें कंफ्यूजिंग ना लगे आपको कि भाई ये क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। पूरा आइडिया समझा दिया, उसके पीछे का रीजंस भी हमने समझा दिए कि हमने क्या करा, किस तरीके से करा, कैसे अलग अलग कंट्रीज़ को, जो भी अलग अलग कंट्रीज़ थे उन सबको एक साथ लेकर के आए और बोला कि भाई वॉर में कुछ नहीं रखा है, कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशन की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी पूरी दुनिया में, और रैदर क्या करते हैं, पीस का रास्ता अपनाते हैं और नाम वाली पॉलिसी को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं और रीड करते हैं पैराग्राफ को। Indian national movement was not an isolated process. It was a part of worldwide struggle against colonialism and imperialism. अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी क्यों? क्योंकि अब केवल समझना है चीज़ों को, ठीक है। केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझते हुए चलना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है, वो एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। ऐसा नहीं था कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट हम लोग लड़ रहे हैं कोलोनियलिज्म के खिलाफ, नहीं। पूरे वर्ल्ड ओवर स्ट्रगल, पूरे वर्ल्ड ओवर में स्ट्रगल चल रही थी। जहाँ जहाँ पर कोलोनियलिज्म था, जहाँ जहाँ पर इंपीरियलिज्म था, जिस जिस देश में था, वहाँ के लोग उठ चुके थे, आवाज़ उठा रहे थे कि भाई कोलोनियलिज्म को ख़त्म करो, इंपीरियलिज्म को ख़त्म करो, हमें आज़ादी दो। तो जैसे इंडिया में मूवमेंट चल रही थी, वैसे ही दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में मूवमेंट चल रही थी। इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। तो इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी, जो पीसफुल मूवमेंट चल रही थी कि हम नॉन वायलेंट तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से हम अपनी आज़ादी लेने की कोशिश कर रहे थे, इस लिबरेशन मूवमेंट ने जो दूसरे कंट्रीज़ है एशिया की और अफ्रीका की कंट्रीज़ को भी इन्फ्लुएंस करा, ठीक है। Prior to India's independence, there were contacts between the nationalist leaders of India and those of the other colonies, united as they were in their common struggle against colonialism and imperialism. ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आज़ादी से पहले भी इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इंडिया के जो हमारे लीडर्स थे, और जो बाकी अदर कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे, बाकी कॉलोनीज़ के जो लीडर्स थे, उन सब के बीच में काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट था। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स भी कॉलोनलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे और उनके लीडर्स भी कॉलोनलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए आज़ादी से पहले ही जो इंडिया के जो लीडर्स थे एंड बाकी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ जो सेम स्ट्रगल कर रही थी, उन सब के लीडर्स में काफ़ी अच्छा एक कॉन्टैक्ट था। काफ़ी अच्छा क्या था? एक कॉन्टैक्ट था। और इसी अच्छे कॉन्टैक्ट की वजह से आप देखोगे बाद में जा कर के जो कंट्रीज़ जब आज़ाद हो जाती है, सारी की सारी कंट्रीज़, इसी की वजह से ये लोग एक साथ मिल कर के आते हैं, नाम बनाते हैं। समझ में आ गया? तो उसका बैकग्राउंड ये है कि भाई आज़ादी से पहले ही हमारे बीच में एशिया और अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज़ जो कि कॉलोनीज़ थी, उन सब के बीच में काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, क्योंकि दोनों की स्ट्रगल सेम थी। वो लोग भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हम लोग भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो दोनों का स्ट्रगल सेम था। इसकी वजह से एक बॉन्ड सी इस्टेब्लिश हो चुकी थी।
Creation of Indian National Army by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of the linkages established between India and the overseas Indians during the freedom struggle. यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो क्रिएशन होता है किसके द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, कब होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान होता है। ये क्लियरली शो करता है, क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि इंडिया और जो ऐसे भारतीय, इंडिया में रहने वाले लोग और इंडिया के बाहर रहने वाले जो इंडियंस थे, उन सब के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस था। मतलब क्या है, मतलब आप देखोगे अगर आपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ा हो, हिस्ट्री में वैसे आपने पढ़ा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग यूएसए में थे, बहुत सारे लोग यूएसए में थे, इंडियंस थे जो यूएसए में थे, बहुत सारे लोग जर्मनी में थे, बहुत सारे लोग जापान में थे। ये लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर, ये लोग बाहर बैठ कर के इंडिया में मदद कर रहे थे, बाहर बैठकर हथियार वगैरह हो, ये सारी चीज़ें एक तरीके से बनाई जा रही थी, या इंडियन नेशनल आर्मी का क्रिएशन बाहर किया गया ताकि क्या कर सके, इन सब की मदद से इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट चलाई जा सके, एक रिवॉल्ट चलाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल केवल इंडिया के अंदर लड़ी जा रही थी, नहीं, बहुत सारे इंडियंस इंडिया की मदद बाहर से भी कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज़ में बैठ करके वो लोग ग्रुप्स बना रहे थे एंड इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। समझ में आ गया, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर सिंपल सी बात बोली गई है दैट फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों का रोल होता है। कभी भी केवल डोमेस्टिक फैक्टर्स का रोल नहीं होता और कभी भी केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब इंटरनेशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो दोनों का रोल होता है, डोमेस्टिक फैक्टर्स का भी रोल होता है, देश के अंदर का जो रोल है इकोनॉमिक कंडीशन का, सिक्योरिटी का, इसका भी रोल होता है उसमें डिसाइड करने में, फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में, और एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी रोल होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया के सामने डोमेस्टिक चैलेंज क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते हुए हमने डिसाइड करा कि भाई नाम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पर और ज़्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, डेवलपमेंट तो कहीं दूर दूर तक नहीं होगा। समझ रहे हो। सिमिलरली अगर दूसरी तरफ हम बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या था कि भाई पूरी दुनिया में क्या चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी, तो हम अपने आप को इस कोल्ड वॉर से बचाना चाह रहे थे। हम नहीं चाह रहे थे कि हम किसी भी तरीके से मिलिट्री स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो, एंड हम अपने अपने आप को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चलाना चाह रहे थे, क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुए थे, उस आज़ादी को बचाना चाह रहे थे, इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना था हमें। तो दैट इज़ वाई वी कैन से कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी, कोई भी देश हो, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं और इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उसकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। ठीक है, सो नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के जो नोबल आइडियल्स थे, नोबल आइडियल्स का मतलब क्या, आइडियल्स का मतलब वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसकी वजह से हमारे लोगों को लगा कि भाई आज़ादी तो लेनी ही लेनी है। ठीक है, उसने क्या करा, उसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करा। जैसे कि नोबल आइडियल्स का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इंडिया में लिबर्टी का आइडिया, इंडिया क्या चाह रहा था, लिबर्टी चाह रहा था, आज़ादी चाह रहे थे हम लोग। ठीक है, दूसरा जो नोबल आइडिया था वो क्या था, नॉन वायलेंस का आइडिया था। तीसरा आइडिया क्या था, पीस का आइडिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें ने क्या करा, इन सब चीज़ों ने, ये सारे आइडियाज़ थे जो हमारे नेशनल स्ट्रगल में एक तरीके से उसको शेप कर रहे थे। इसने हमारे इंडिया की स्ट्रगल जो फ्रीडम की थी उसको इंस्पायर करा, एंड यही सेम टू सेम चीज़ हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जब हम नाम को फॉलो करते हैं, नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो हमें लिबर्टी चाहिए। लिबर्टी किस में चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। हम नहीं चाहेंगे कि यूएसए हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करे, यूएसए में बताए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इंटरनेशनल लेवल पर किसको दोस्त बना करके रखना है, किसको दुश्मन मानना है, ये यूएसए डिसाइड नहीं करेगा या यूएसएसआर डिसाइड नहीं करेगा। व्हाट वी वर क्लेमिंग, हम लिबर्टी चाह रहे थे, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाह रहे थे। तो जो लिबर्टी, आज़ादी, लिबर्टी का मतलब क्या है, आज़ादी के समय आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो इंडिपेंडेंट जब हम फॉरेन पॉलिसी चाह रहे थे, इसी लिबर्टी ने हमारी उस पॉलिसी को शेप करा कि हमें आज़ादी के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उस पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली नॉन वायलेंट तरीके से हमने पूरी स्ट्रगल को लीड करा है, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो हमारी नाम की जो फॉरेन पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी वो भी क्या बता रही है, नॉन वायलेंट को ही तो बता रही है, वो भी तो पीस के आइडियाज़ पर ही बेस्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई है कि जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियाज़ थे वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
India's attainment of independence coincided with beginning of the Cold War era, a period which was marked by the political, economic and military confrontation. Political, economic and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers like USA, USSR. तो जब आज़ाद हुआ भारत, तो उस समय क्या चल रही थी? कोल्ड वॉर चल रही थी। यही चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी। तो कोल्ड वॉर चल रही थी, पूरी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, यूएसए और यूएसएसआर वाले ग्रुप में। एंड उस समय और क्या हो रहा था, बहुत सारे और डेवलपमेंट्स भी थे। ऐसा नहीं था कि केवल कोल्ड वॉर ही चल रही थी, यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन भी था, साथ ही साथ में न्यूक्लियर वेपन्स भी एक तरीके से बनाए जा रहे थे। कम्युनिस्ट चाइना का भी डेवलपमेंट हो चुका था, 1949 में कम्युनिस्ट चाइना आ गया था, ठीक है, और डीकोलोनाइजेशन भी शुरू हो चुका था। तो इन सब सिचुएशन में इंडिया की लीडरशिप को परस्यू करना था अपना नेशनल इंटरेस्ट। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट था। कोल्ड वॉर की सिचुएशन है, चाइना से भी डील करना है, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स भी दुनिया बना रही है, तो क्या हम भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए कि ना बनाए, ये सारी डिसीजन मेकिंग हमें करने थे। और यही सारी चीज़ें थी। इन सब चीज़ों के बदले में हमें क्या करना था, ये सारी चीज़ें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को शेप करने जा रही थी, ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, फॉरेन पॉलिसी का एम क्या होता है। जो भी हम कोई भी स्टेप हम उठाते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पर हम कोई भी स्टेप उठाते हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट को अटेन करना है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ होती है। और उस समय जो हमने कोल्ड वॉर के समय जो हमने नाम को अडॉप्ट करा है, नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट करा है, उसके पीछे भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट था। क्या था कि भाई हमें तो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है, ठीक है, और हमें अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, हमें दुनिया में शांति चाहिए। ये सारी चीज़ें थी जो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक तरीके से, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर हम ये सारी चीज़ें अचीव करना चाह रहे थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ पर बात करी गई है नेहरू के रोल के बारे में, ठीक है। क्यों भाई, यहाँ पर हम लोग देखो, सीधी सी बात है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है नाम को स्टैब्लिश करने में, या जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रही है उसको शेप करने में। किसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है? नेहरू का, ठीक है। क्या रोल रहा, किस तरीके से रहा, आप उसको समझते हैं। तो जब भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, साथ ही साथ में क्या थे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो उस समय नेहरू के पास दो पोजीशन थी। पहले क्या थे, पहले वो प्रधानमंत्री थे इंडिया के, और साथ ही साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो फॉरेन मिनिस्टर के नाते उनको फॉरेन पॉलिसी को भी बताना था कि भाई फॉरेन पॉलिसी क्या रखेंगे, कैसे शेप करी जाएगी फॉरेन पॉलिसी, ये भी डिसाइड करने की पावर किसके पास थी? उन्हीं के पास थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इसीलिए आप देखोगे कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है 1946 से लेकर के 1964 तक, उसमें नेहरू का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा दिखता है। उसकी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी क्या रहेगी उसको फॉर्मुलेट करने में, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस दिखता है? नेहरू का दिखता है, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1946 1964 तक, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और CUET में हो चाहे बोर्ड में हो, ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझेंगे कि आखिरकार वो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो नेहरू इस फॉरेन पॉलिसी के जरिए अटेन करना चाह रहे थे। सो द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्नड सोवरेनिटी, पहला। दूसरा, प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तीसरा, प्रमोटिंग द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जो नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्यों नेहरू की फॉरेन पॉलिसी बोला गया? बिकॉज नेहरू वॉज द फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे हमारे अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, तो उन्होंने अपनी अलग अलग पॉलिसी दी है, तो उसीलिए उन पॉलिसी को उन्हीं के नाम से जाना जाता है जिन्होंने उस पॉलिसी को दिया। समझ में आ गया? तो जो हमारी नाम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, उसको भी क्या बोला जाता है? नेहरूज फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नाम के, जो नेहरू एक तरीके से सोच करके चल रहे थे कि भाई अगर नॉन अलाइनमेंट रखेंगे ना, नॉन अलाइनमेंट वाला रास्ता अगर हम उसको लेकर के चलेंगे, तो हम ये तीन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अटेन करना ही करना है। सबसे पहली चीज़, हार्ड अर्नड सोवरेनिटी को प्रिजर्व करना। सोवरेनिटी क्या होती है, हमने पहले भी डिस्कस करा। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि अपनी कंट्री के जितने भी मैटर्स है उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर ना करे, वो कंट्री की गवर्नमेंट खुद डिसाइड करे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सोवरेनिटी। तो हमें क्या था, हमें बहुत समय के बाद सोवरेनिटी मिली है। ब्रिटिशर्स को हमने एक तरीके से भगाया, तब जा करके हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद जा करके हमें क्या मिली? सोवरेनिटी मिली, क्योंकि हमारी खुद की गवर्नमेंट आई, राइट। तो उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाए रखना, वो सोवरेनिटी बचाए रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि अगर किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करते, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करते तो फिर उन ब्लॉक्स के लीडर्स की बात माननी पड़ती, फिर हमारी गवर्नमेंट की बात नहीं चलती बहुत ज़्यादा।
हमारी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लुएंस होती। यूएसए क्या कह रहा है भाई उसकी बात सुनो, ठीक है, यूएसएसआर क्या कह रहा है उसकी बात सुनो। तो अगर किसी भी ग्रुप में जाते तो ये सोवरेनिटी ज़रूर अफेक्ट होती, क्योंकि फिर हम खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, उनकी बात हमें सुननी पड़ती, दूसरी कंट्रीज़ की बात सुननी पड़ती। तो इसीलिए उसको बचाना था, इसीलिए हमने इसको, और इसीलिए हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट को चूज़ करा, क्योंकि हम अपनी सोवरेनिटी को बचाना चाह रहे थे। हम नहीं चाह रहे थे कि दोबारा से कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अपने टर्म्स को डिक्टेट करे। दूसरी चीज़, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारी जो सीमाएं हैं, जो हमारा बॉर्डर्स है, जो पूरी हमारी बाउंड्री है, इंडिया की जो साइज़ है, इंडिया का जो टेरिटरी है, उसको बचाए रखना, उसकी इंटीग्रिटी को बचाए रखना, ताकि उस पर कोई खतरा ना हो सके। और तीसरी बड़ी चीज़ क्या थी, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया क्या करना चाह रहा था आज़ादी के बाद, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था इंडिया के सामने, भाई रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है हमें, तो उसको भी हम अटेन करना चाह रहे थे। तो दीज वर द 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हम नैम के ज़रिए अटेन करना चाह रहे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी में, टिक मार्क कर लेना, ठीक है। तो नेहरू ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना चाह रहे थे अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट उसके ज़रिए। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा ग्रुप नहीं था, क्या इंडिया में कोई ऐसा ग्रुप था क्या जो कह रहा हो कि भाई इंडिया को तो यूएसए को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, या इंडिया को तो यूएसएसआर ज्वाइन कर लेना चाहिए था, ठीक है, इनके ब्लॉक्स ज्वाइन कर लेने चाहिए थे, क्या कोई ऐसा ग्रुप था? तो बिल्कुल था। तो देर वर सर्टन पार्टीज, देर वर सर्टन ग्रुप्स इन द कंट्री जो एक चाह रहे थे कि इंडिया को ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, किसके साथ, विद द ब्लॉक दैट इज़ लेड बाय यूएसए, जो यूएसए का जो ब्लॉक है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, उसकी तरफ ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या क्या क्लेम कर रहे हैं, दैट ब्लॉक क्लेम्ड टू बी प्रो डेमोक्रेसी। ये ब्लॉक्स क्या है, यूएसए वाला जो ब्लॉक है वो क्या है, वो भी प्रो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो भी एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरा ब्लॉक डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक तरीके से उसमें है। तो बहुत सारे ग्रुप्स एंड बहुत सारी पार्टीज इंडिया में कह रही थी कि देखो, अगर कोशिश हो सके तो तुम एक काम करो, यूएसएसआर को अगर ज्वाइन ना भी करो तो भी एक काम करो, यूएसए के साथ थोड़ा सा जो रिलेशन है, इंक्लिनेशन है ना, वो थोड़ा सा अपना यूएसए की तरफ कर लो, थोड़ा सा टिल्ट किसकी तरफ दिखाओ, यूएसए की तरफ दिखाओ। क्यों भाई, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हम लोग भी डेमोक्रेसी है और वो लोग भी क्या है, वो लोग भी डेमोक्रेसी है। दूसरी बड़ी चीज़ कि यूएसए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो अपना डेवलपमेंट करना है ना, हमें तो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो हमें थोड़ा सा रिसोर्सेज वगैरह की भी तो ज़रूरत लगेगी। तो अगर हम यूएसए की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा, मे बी हमारी यूएसए मदद कर सके। इस तरीके से कुछ लोग बोल रहे थे, राइट। अमंग दीज हु थॉट अपॉन दीज लाइन्स वर लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। फिर साथ ही साथ में कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी जो क्या कह रही थी, विच वर अपोज टू कम्युनिज्म, ऑल्सो वॉन्टेड इंडिया टू फॉलो अ प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो कुछ ऐसी पार्टीज इंडिया की, जैसे कि भारतीय जनसंघ, जैसे कि स्वतंत्र पार्टी, तो ये सारी पार्टीज क्योंकि देवर अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, इसीलिए वो लोग कह रही थी कि देखो यूएसएसआर को तो ज्वाइन मत करना, और एक काम करो, यूएसएसआर को ज्वाइन मत करो, रादर वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि इंडिया को एक प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो यूएसए की तरफ थोड़ी सी इंक्लाइंड हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कुछ ग्रुप्स थे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि डायरेक्टली क्या करो कि भाई प्रो यूएस, प्रो डेमोक्रेसी जो कंट्री है यूएसए, उसकी तरफ थोड़ा सा अलाइन कर लो। वहीं कुछ पार्टीज क्योंकि वो कम्युनिज्म को अपोज कर रही थी, इसलिए वो कह रही थी कि प्रो यूएस फ्रेंडली पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बट पावर किसके हाथ में है, डिसाइड कौन करेगा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो पावर किसके हाथ में थी, नेहरू के हाथ में थी, है ना, बिकॉज ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर उस समय, राइट। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी बातें अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन मुझे उस समय ठीक क्या लग रहा है, इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से नॉन अलाइनमेंट ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। एंड दैट इज़ वाई इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के नाते, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की वजह से, मतलब एक तरीके से ये जो फॉरेन पॉलिसी थी नाम वाली, उसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स। क्या वाकई में इंडिया, मतलब यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि यूएसए से कैसे हमने डिस्टेंस मेंटेन करा, यूएसएसआर से हमने कैसे डिस्टेंस मेंटेन करा, एंड क्या हम दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन कर पाए, क्या हम दोनों से इक्वली डिस्टेंस मेंटेन कर पाए, या कभी कभी हम यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अलाइंड हो गए, या मे बी प्रो यूएसएसआर की तरफ हो गए, क्या ऐसा कुछ था? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, ओके, अंडरस्टैंड करते हैं, चलिए। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing the Cold War tensions, and by contributing the human resources to the United Nations peacekeeping operations. तो फॉरेन पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर ली कि ठीक है भाई नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे। उसमें हमारा ड्रीम क्या था,
हम उसके ज़रिए अटेन करना चाह रहे थे एक पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, हम अटेन करना चाह रहे थे एक पीसफुल वर्ल्ड, क्योंकि हम दुनिया को दे रहे थे कि देखो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को क्या करो, फॉलो करो, और किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन मत करो। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ ब्लॉक्स को ज्वाइन करेगी तो वो लोग भी मिलिट्री स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और दुनिया क्या हो जाएगी, और ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रगल में इन्वॉल्व होगी, तो पीस और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बात करी, बिकॉज वी वर हम लोगों का स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कह रहा है, आर्टिकल 51 भी यही कह रहा था कि पीसफुल वर्ल्ड के लिए इंडिया को ट्राई करना है। तो इंडिया ने ट्राई कैसे करा, नॉन अलाइनमेंट के जरिए ट्राई करा। दूसरी चीज़, कोल्ड वॉर टेंशंस को रिड्यूस हम करना चाह रहे थे। हम क्या करना चाह रहे थे, कोल्ड वॉर टेंशंस को रिड्यूस करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडिया अगर इंडिया खुद या तो यूएसए का पार्ट बन जाता या फिर यूएसएसआर का एक तरीके से इन दोनों के ब्लॉक्स का पार्ट बन जाता, तो क्या हो सकता था, तो फिर क्या इंडिया इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, उसमें जो टेंशन चल रही है, क्या उसके लिए कुछ काम कर सकता था? क्या मीडिएशन कर सकता था इन दोनों के बीच में? क्या इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स है, जो स्ट्रगल्स है, क्या उनको रोक सकता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया तो खुद इनका पार्ट है, इंडिया तो खुद इनका पार्ट है, इनके ग्रुप्स का पार्ट है। समझ रहे हो? तो ये चीज़। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि हम कोल्ड वॉर टेंशंस को रिड्यूस हमें कैसे करना था, ताकि कैसे, दूसरा तरीका क्या था कि जो अलग कंट्रीज़ हैं, ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एशिया और अफ्रीका की जो अभी अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, हमें उनको रोकना था कि भाई देखो, अभी आप रुक जाओ, अभी आप इन दोनों ग्रुप्स में से किसी को भी ज्वाइन मत करो। तभी जा करके और ज़्यादा जो सिचुएशन ख़राब हो सकती थी इनके ज्वाइन करने की वजह से, क्योंकि और ज़्यादा कंट्रीज़ फिर यूएसए या यूएसएसआर में चली जाती, तो फिर शांति की बात कौन करता दुनिया में? जब हर कोई मिलिट्री ग्रुप्स का ही पार्ट बन रहा है तो शांति की बात कौन करता है ना? तो इसीलिए भी हम लोगों ने कोल्ड वॉर टेंशंस को भी ख़त्म करने के लिए, एक तरीके से रिड्यूस करने के लिए नाम की पॉलिसी को अडॉप्ट करा। और दूसरी तरफ हमने क्या करा, यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस क्या है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। तो ये क्या करती है, जहाँ जहाँ पर एक तरीके से स्ट्रगल चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रही है अलग अलग कंट्रीज़ में, वहाँ पर इनके ट्रुप्स जाते हैं, इनके एक तरीके से पर्सनल्स जाते हैं। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने एक तरीके से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपनी आर्मी के कुछ लोग भेजे, ताकि ये लोग क्या कर सके, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट बन सके, और जहाँ जहाँ पर जिस देश में कन्फ्लिक्ट हो रही है, स्ट्रगल हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो वहाँ पर ये लोग जा करके शांति को स्टैब्लिश करें। तो इस तरीके से इंडिया ने पूरी दुनिया में शांति को स्टैब्लिश करने के लिए नाम की जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट करा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यू माइट आस्क व्हाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर ऑफ द टू कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यही सवाल उठाया गया है जो हमने डिस्कस भी कर लिया, कि अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों इंडिया ने दोनों कैंप्स में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करा कोल्ड वॉर एरा में? क्योंकि क्या बोला गया कि इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय द यूएस एंड द सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर। तो इंडिया क्या नहीं बनना चाह रहा था, इंडिया मिलिट्री अलायंसेस का पार्ट नहीं बनना चाह रहा था, ना यूएसए का, ना यूएसएसआर का या सोवियत यूनियन का। तो हुआ क्या था, कोल्ड वॉर के दौरान अगर आप देखोगे, यूएस ने अपना खुद का एक मिलिट्री अलायंस स्टैब्लिश कर लिया था, यूएस लेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो बोलता है या फिर नाटो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूएसए ने अपना खुद का ग्रुप बना लिया, और सिमिलरली अगर आप देखोगे तो जो सोवियत लेड वॉर्सो पैक्ट है, सोवियत ने क्या करा, अपना खुद का एक दूसरा ग्रुप बना लिया, वॉर्सो पैक्ट। तो ये लोग, ये जो थे, ये क्या बन गए, ये दो मिलिट्री अलायंसेस बन गए, दो मिलिट्री ग्रुप्स बन गए अलग अलग कंट्रीज़ का। यूएसए ने यूएसएसआर के खिलाफ अपना ग्रुप बना लिया, यूएसएसआर ने यूएसए के खिलाफ अपना ग्रुप बना लिया। सो इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। इंडिया ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम दोनों ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि इंडिया पीस लेकर आना चाहता है। इंडिया अगर मिलिट्री अलायंस का पार्ट बनेगा तो पीस कैसे लेकर आ सकता है, राइट? तो इसलिए बोला कि इंडिया क्या करेगी, एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को हम लोग लेकर चलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दिस वॉज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, इंडिया ने एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच फॉलो करी कि हम क्या करेंगे, जो यूएस वाला जो ब्लॉक है उससे भी दूर रहेंगे, यूएसएसआर वाला जो ब्लॉक है उससे भी दूर रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा क्या था, एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, और कभी कभी इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया। क्या बैलेंस नहीं कर पाया उसको समझते हैं। हुआ क्या, 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया। स्वेज कैनाल इशू जो है वो क्या है, 1956 में ब्रिटेन एंड अदर कुछ जो वेस्टर्न अदर कुछ कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने क्या करा, इजिप्ट में जो स्वेज कैनाल है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, एक तरीके से उस पर टेक ओवर करने की कोशिश करी। ठीक है,
तो क्या होता है, तो फिर यहाँ पर इंडिया को जब पता चला कि अच्छा भाई ब्रिटेन ने गलत करा है, तो फिर इंडिया ने क्या करा, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। इंडिया ने बोला कि ये न्यू कॉलोनियल इन्वेजन है, ये इन्वेजन है एक तरीके से, और ये कॉलोनियल इन्वेजन है क्योंकि ब्रिटेन गलत तरीके से स्वेज कैनाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि इजिप्ट को बिलोंग करता है। स्वेज कैनाल किसका पार्ट है, स्वेज कैनाल पर कंट्रोल अगर इजिप्ट का है, तो ब्रिटेन मिलिट्री के तरीके से, फोर्सफुल तरीके से ये चीज़ लेने की कोशिश कर रहा है इजिप्ट से। इंडिया ने इसको बोला कि ये न्यू कॉलोनियल इन्वेजन है, और पूरी दुनिया के सामने इसको क्या करा, प्रोटेस्ट करा। ठीक है, लेकिन सेम ईयर में 1956 में जब यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड करा, ठीक है, तो इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट्स पब्लिक कंडेमनेशन। इंडिया ने पब्लिक कंडेमनेशन को ज्वाइन नहीं करा, पब्लिकली यूएसएसआर को यहाँ पर कंडेम नहीं करा। यानी कि जो वेस्ट वाला जो ब्लॉक है, जो यूएसए वाला ब्लॉक है, जब ब्रिटेन ने ये सारी चीज़ें करी तो इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, और जब यूएसएसआर ने ये चीज़ करी तो इंडिया ने इस चीज़ को पब्लिकली कंडेमन नहीं करा। तो क्या बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पर है कि इंडिया बैलेंस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, देयर वाज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। एक तरफ तो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म नहीं किया जा रहा, तो क्या लगेगा फिर, यूएसए को लगेगा कि भाई अच्छा ब्रिटेन वगैरह को तो तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन तुम यूएसएसआर अगर कुछ गलत करता है तो तुम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है कि तुम कहीं ना कहीं इसको बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? तो दूसरे ग्रुप को तो यही लगेगा कि जब इनको क्रिटिसाइज कर दिया जा रहा है, नाटो ग्रुप को क्रिटिसाइज कर दिया जा रहा है और वॉर्सो पैक्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, यूएसएसआर की जो इन्वेजन है हंगरी की उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, तो ये लोग क्या सोच रहे थे कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, कहने के लिए तो इंडिया नॉन अलाइंड है, लेकिन इंडिया बैलेंस नहीं कर पा रहा अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी को, क्योंकि अगर वो हमारे एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो यूएसएसआर ने भी तो गलत किया, उसको भी तो क्रिटिसाइज करना चाहिए, बट इंडिया ऐसा नहीं कर पाया। दैट इज़ वाई ये चीज़ बोली जा रही है कि इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया चीज़ों को। अगर एक तरफ क्रिटिसिज्म किया जा रहा है तो दूसरी तरफ भी इंडिया को क्रिटिसिज्म करना चाहिए था, पब्लिक कंडेमिनेशन करना चाहिए था यूएसएसआर के एक्ट का भी। समझ में आ गया? ये चीज़ है। दूसरी चीज़ और क्या बोली गई है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बोली गई है दैट डिस्पाइट सच अ सिचुएशन बाय एंड लार्ज इंडिया डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशूज़। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे जो भी इंटरनेशनल इशूज़ रहे बाकी सभी एरियाज़ में इंडिया ने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया, इंडिया को जो ठीक लगा इंडिया ने वैसा करा। एंड दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, पॉजिटिव चीज़ ये है बिकॉज ऑफ नैम इंडिया कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। इंडिया को क्या मिली, मदद मिली, इंडिया को असिस्टेंस मिली दोनों ही ब्लॉक से, दोनों ही ब्लॉक्स के मेंबर से। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया ना तो यूएसए वाले ब्लॉक का पार्ट है, ना यूएसएसआर वाले ब्लॉक का पार्ट है। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा था, तो फिर इनको लग रहा था कि अच्छा भाई ठीक है, इंडिया अगर ऐसा है तो इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया कभी कभी मदद लेने के लिए कुछ कुछ कंट्रीज़ के पास जा रहा था जो कि यूएसए के ब्लॉक के पार्ट थे या फिर यूएसएसआर के ब्लॉक के पार्ट थे, तो वो कंट्रीज़ इंडिया की मदद कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इंडिया ने एक तरीके से जिसको कहते हैं ना दोनों तरफ से फ़ायदा उठाना। तो हम लोग क्या है, नॉन अलाइंड है। ठीक है, तो हम लोग तो किसी के भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इधर से भी थोड़ी सी मदद ले सकता है और इधर से भी थोड़ी सी मदद ले रहा था। तो इस तरीके से इंडिया को मदद दोनों तरफ से इंडिया इजीली ले पाया, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइंड फॉलो कर रहा था। अगर किसी का भी पार्ट बन जाता है इंडिया, तो फिर दूसरे ग्रुप से मदद मिल सकती थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इंडिया ने क्या करा, एक तरीके से यहाँ पर फ़ायदा उठाया कि भाई हम क्या बन जाते हैं, नॉन अलाइंड बन जाते हैं। एंड इंडिया वॉज एबल टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द टू डिफरेंट ग्रुप्स, दोनों अलग अलग ग्रुप्स के जो मेंबर्स थे उनसे मदद यहाँ पर इंडिया को मिल पाई। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं, इंडिया वॉज ट्राइंग टू कन्विंस द अदर डेवलपिंग कंट्रीज अबाउट द पॉलिसी ऑफ नैम, पाकिस्तान ज्वाइन द यूएस मिलिट्री अलायंसेस। हुआ क्या कि जब इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ को कन्विंस कर रहा था कि भाई देखो नॉन अलाइंड रहो, ठीक है, आप भी इंडिपेंडेंट कंट्री हो, आपके सामने भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है, अभी आपको आपको खुद का डेवलपमेंट करना है, अगर आप किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करोगे तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया कन्विंस कर रहा था अलग अलग कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड अफ्रीका जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा, जो पड़ोसी देश है उसने क्या करा, उसने यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस जैसे कि सियाटो है, राइट, सेंटो था, तो इन दो ग्रुप्स को पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर यूएसए वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज़ इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एंड द पॉलिसी ऑफ नैम। यूएस बहुत ज़्यादा खुश नहीं था इंडिया की इस पॉलिसी से, क्योंकि यूएस को लग रहा था कि भाई देखो यूएसए भी क्या है, प्रो डेमोक्रेटिक अलायंस है, इंडिया भी डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाह रहा है। ठीक है, तो यूएसए को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इंडिया हमारी तरफ आएगा, लेकिन
जब ऐसा नहीं हो पाया तो यूएसए को बहुत ज़्यादा खराब लगा कि इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव ले लिया है नॉन अलाइनमेंट का। अब नॉन अलाइनमेंट के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यूएसएसआर अगर कुछ गलत करता है तो उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलते पब्लिकली, लेकिन अगर नेटो कुछ गलत कर रहा है तो उसको तो कंडेमन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी यूएसए का जो इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप था ना स्टार्टिंग से ही आज़ादी के बाद से, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाया। ठीक है, स्टार्टिंग से सिचुएशंस हमारी ख़राब रही। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि जब पाकिस्तान चला गया यूएसए की तरफ, पाकिस्तान क्यों गया, क्योंकि इंडिया नहीं जा पा रहा था यूएसए की तरफ। ठीक है, तो पाकिस्तान जब चला गया एक तरीके से, तो फिर तो भी यूएसए को लगा कि जब पाकिस्तान आ गया तो फिर इंडिया को भी आ जाना चाहिए था, बट इंडिया ने ऐसा नहीं करा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। देयर वॉज अ कंसिडरेबल अनईज इन द इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द 1950s। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि 1950s के बाद से क्या हो रहा था, इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अनईज़ था। अनईज़ क्या था, अनईज़ ये भी था कि जब पाकिस्तान चला गया यूएसए के पास, ठीक है, यूएसए के ग्रुप को, मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन कर लिया, तो पाकिस्तान एंड इंडिया क्या है, एक तरीके से उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से थे नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, इंडिया और यूएसए की जो रिलेशनशिप थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनईज़ दिखाई देता है। अनईज़ क्यों, क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, और पाकिस्तान और इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, तो इसकी वजह से भी इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई। साथ ही साथ में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, द यूएसए ऑल्सो रिसेंटेड इंडियाज़ ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई कि यूएसए ने क्या करा, इंडिया की जो ग्रोइंग पार्टनरशिप थी सोवियत यूनियन के साथ, उसको भी क्या करा, एक तरीके से उसको रिसेंट करा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। इंडिया तो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ है, अगर इंडिया नॉन अलाइंड कंट्रीज़ है तो फिर इंडिया सोवियत यूनियन के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन क्यों मेंटेन कर रहा है, इंडिया तो नॉन अलाइंड है ना। तो इस तरीके से भी यूएसए, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया बेसिकली, ये जो सारा डिस्कशन है उसमें बताया गया कि कैसे जो नॉन अलाइनमेंट थी, नॉन अलाइनमेंट की वजह से इंडिया एंड यूएसए की जो रिलेशनशिप है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये सारा का सारा जो इशू है, और इंडिया का जो फ्रेंडली रिलेशन था यूएसएसआर के साथ, इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया एंड यूएसए की रिलेशन स्टार्टिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। ठीक है, ये अभी आप देखते हो कि इंडिया और यूएसए की रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। तो ये चीज़ जब 1991 में एक तरीके से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया ना, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया एंड यूएसए के बीच की रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव होती है। अदरवाइज़ बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, सिचुएशन ख़राब ही रहती है, क्योंकि एक तरीके से इंडिया का जो बगल का जो देश है पाकिस्तान, वो मतलब यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यूएसए जब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया कुछ और ऑप्शन खोजेगा। इंडिया फिर यूएसएसआर के पास जाने की कोशिश करेगा, या इंडिया यूएसएसआर के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में एक तरीके से जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए था, जो एक कोऑपरेशन होना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जब हम कह रहे हैं ना कि मतलब यूएसए ये बोल रहा है कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया सोवियत यूनियन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न भी है। रीज़न क्या है, अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि स्ट्रैटेजी इंडिया ने जो अडॉप्ट करी थी वो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थी, और इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट करा था। ये 5 ईयर प्लान्स किससे इन्फ्लुएंस था, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरीके से प्लानिंग हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी तरीके से किया जा रहा था। तो इसकी इसकी वजह से भी यूएसए बोलता है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया थोड़ा थोड़ा कहने के लिए वो नॉन अलाइन है, लेकिन वो सोशलिज्म के रास्ते पर चलता जा रहा है। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें थी। और हमारे लीडर्स की भी अगर आप बात करोगे तो आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है पिछले चैप्टर्स में भी, कि काफ़ी सारे इंडिया के जो लीडर्स थे वो सोशलिज्म की जो पॉलिसी थी, जो सोशलिज्म का जो आइडिया है उससे इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, नेहरू की बात करो या अदर जो इंडिया में जो सोशलिस्ट लीडर्स थे, वो सोशलिज्म के आइडिया से इन्फ्लुएंस थे। समझ में आ रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से यूएसए को लग रहा था कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक तरीके से कहने के लिए नॉन अलाइंड है, लेकिन बैक डोर से यूएसएसआर की तरफ अपना जो फ्रेंडली रिलेशंस है ना उसको और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। इसीलिए बाद में आप देखोगे कि इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इंडिया को क्या बोला जाता है, इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया ट्रूली नॉन अलाइन तो कभी था ही नहीं, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था, यूएसएसआर की तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा एक तरीके से अलाइन दिखाई दे रहा था, या यूएसएसआर के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा था। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया कि जो स्ट्रैटेजी इंडिया ने अडॉप्ट करी प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी में ये था कि हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर फोकस करेंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि हम दुनिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर चीज़ें हम इंपोर्ट कर भी रहे थे तो भी हम उन पर टैरिफ्स लगा रहे थे,
ताकि वो चीज़ें इंडिया में क्या हो सके, महंगी हो सके, क्योंकि हम इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। ये रीज़न था। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से क्या हुआ, द एम्फोसाइजेस ऑन डेवलपिंग अ रिसोर्स बेस ऑल्सो मेंट दैट द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वॉज लिमिटेड एंड दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो हमने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी अडॉप्ट करी ना, उसकी वजह से एक बड़ी यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है इंडिया की इकोनॉमी पर, वो क्या होती है, वो ये होती है क्योंकि हम नॉन अलाइन तरीके से काम कर रहे थे। तो हमारा फोकस स्टार्टिंग से क्या रहा कि नॉन अलाइंड में हमारा फोकस क्या है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे कर रहे थे, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के जरिए, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को बचा करके कि बाहर से कंपटीशन ना आए इंडिया में। इसकी वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से जो इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ कर सकता था, इंडिया अपने अंदर की चीज़ों को बाहर बेच सकता था, एक्सपोर्ट कर सकता था, वो इंडिया ने बहुत ज़्यादा फोकस उस चीज़ पर करा ही नहीं। इंडिया ने बोला कि भाई देखो, इंडिया में जितने रिसोर्सेज है ना, उसी से हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे और इंडिया में जितनी डिमांड होगी उसको वहीं से फुलफिल करेंगे। हम बाहर से चीज़ें ना लेकर आएंगे, ना बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ये पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन था पूरी दुनिया के साथ, वो बहुत लिमिटेड था, क्योंकि ना तो हम इंपोर्ट करने के लिए राजी थे और ना हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए ओरिएंटेड थे। समझ रहे हो? इसीलिए स्टार्टिंग में इंडिया को क्या बोला जा रहा है, इंडिया को एक क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जा रहा था। कि स्टार्टिंग में जब इंडिया ने अपना रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया के हिसाब से क्लोज कर लिया कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आनी चाहिए, टैरिफ्स लगा दिया जो चीज़ें आ रही थी उस पर, ताकि चीज़ें महंगी हो जाए। और इंडिया से बाहर भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करा, एक क्लोज इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करा। इसी की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन थी पूरी दुनिया के साथ, जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। जैसे आज के टाइम में क्या, इंडिया के रिलेशन हर किसी के साथ है। जापान से भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से भी कर रहे हैं, अफ्रीका की अलग अलग कंट्री से भी कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा सिनेरियो थोड़ी ना था जैसा आज का है। आज दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रही है, इंडिया भी दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन क्या उस समय चीज़ें थी? नहीं, क्योंकि इंडिया सोशलिस्ट ओरिएंटेड पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी को एक तरीके से फॉलो कर रहा था। इसी की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं थी। एंड ओवरऑल बताया गया है कि ये जो हमारी पॉलिसी रही नॉन अलाइनमेंट की, इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन था ना, वो भी क्या हुआ, पूरी दुनिया के साथ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, विच इज़ अबाउट द एफ्रो एशियन यूनिटी। तो एफ्रो एशियन यूनिटी में क्या बताया गया है? एफ्रो एशियन यूनिटी का मतलब है कि अफ्रीका और एशिया की जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सब की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के बीच की यूनिटी कैसे इस्टेब्लिश करी, उसके बारे में थोड़ा बहुत जनरल डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अब डिटेल में समझते हैं। ओके, क्या बोला जा रहा है? येट गिवन फॉर इट साइज, लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू एनविजेज्ड अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन द एशियन अफेयर। क्या बोला गया यहाँ पर? ये बोला गया कि देखो, इंडिया की साइज़ की वजह से, इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया का लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया कहाँ लाई करता है, एक तरीके से इंडिया को बोला जाता है दैट इंडिया इज़ एट द हार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, इंडिया इज़ एट द हार्ट ऑफ एशिया, इस तरीके से बोला जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि इंडिया कहाँ है, एक तरीके से इंडिया के आसपास क्या है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा नीचे क्या है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और ये जो पूरा का पूरा जो रूट है, जो इंडियन ओशन का रूट है, वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे जो शिप है वो भी जाते हैं। तो इस तरीके से इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और इंडिया की जो पावर पोटेंशियल है, उसकी वजह से नेहरू को क्या लगा, नेहरू ने डिसाइड करा कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा वर्ल्ड अफेयर्स में, स्पेशली एशियन अफेयर्स में। इन सब चीज़ों की वजह से एक तरीके से ये एस्पिरेशन दिखाता है, एस्पिरेशन दिखाता है नेहरू की भी। और साथ ही साथ नेहरू का जो एस्पिरेशन है कि भाई इंडिया में पावर है, इंडिया में क्या है, इंडिया में पावर है। पावर क्या है कि इंडिया एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है पूरे वर्ल्ड अफेयर्स में, इंडिया लीड कर सकता है पूरी दुनिया को। तो ये चीज़ थी जो ये इंडिया की एस्पिरेशन को कहीं ना कहीं शो करता है। एंड बताया जाता है कि यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि इंडिया कैन बी अ मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल अफेयर। इसी विजन की वजह से, ये जो विजन था यहाँ पर, ये जो नेहरू ने विजन देखा कि भाई इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एशियन अफेयर्स की बात करें या वर्ल्ड अफेयर्स की बात करें, इसी चीज़ की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, एशिया और अफ्रीका की जो अलग अलग कंट्रीज़ थी, जो अभी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, उन सब के बीच में एक तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करी। एंड ही स्टार्टेड फोकसिंग अपॉन एशियन यूनिटी, एशियन यूनिटी पर फोकस करना चालू करा कि भाई सारी अलग अलग कंट्रीज़ जो एशिया में हैं, जो अभी अभी आज़ाद हो रही है, उन सब के बीच में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एंड इंडिया उसको लीड करेगा।
पूरा का पूरा जो ग्रुप है एशिया का उसको इंडिया लीड करेगा, ठीक है। अंडर हिज लीडरशिप क्या होता है, इंडिया कन्वीन द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया नेहरू की लीडरशिप में मार्च 1947 में। ये क्या है, मार्च 1947 अगर आप देखोगे तो इंडिया उस समय आज़ाद नहीं हुआ है, अभी है, हमें 5 महीने हैं अभी आज़ाद होने में। तो आज़ादी से पहले ही नेहरू ने क्या करा, एक तरीके से एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस यानी कि एशिया की यूनिटी को स्टैब्लिश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस करना चालू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस करी जाती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949। ये क्यों करी जाती है भाई, ये करी जाती है इंडिया का, ये एक तरीके से इंडिया का एफर्ट्स है। इंडिया का एफर्ट्स क्यों है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इंडोनेशिया को जल्दी से जल्दी डच से आज़ादी मिले, डच कॉलोनियल रिजीम से जल्दी आज़ादी मिले, इसलिए हम एडवोकेट कर रहे थे, हम बता रहे थे कि भाई देखो कॉलोनियलिज्म ख़त्म होना चाहिए। और एक तरीके से हम जो इंडोनेशिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसको सपोर्ट करना चाह रहे थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की वजह से, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस भी हमने करी। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि इंडिया वॉज अ स्टोन्ज सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फर्मली अपोज रेसिज्म स्पेशली अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। क्या बता रहा है, सारी स्टेप्स बता रहा है कि इंडिया कैसे एशियन यूनिटी की बात इंडिया कैसे कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस करते हुए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हुए, ताकि इंडोनेशिया को सपोर्ट मिल सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी आज़ाद हो सके। और साथ ही साथ में रेसिज्म को इंडिया अपोज कर रहा था बहुत स्ट्रांगली। एपरथाइड रिजीम जो साउथ अफ्रीका में था उसको अपोज कर रहा था इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। फिर उसके बाद क्या होता है, Afro Asian Conference held in Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as the Bandung Conference। धीरे धीरे क्या होता है, जब अभी स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा कि इवन इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स एंड पूरी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन सब के बीच के कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। क्यों अच्छे थे, क्योंकि इंडिया भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वो लोग भी अपने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए वो बॉन्ड स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस वो चीज़ें चलती हुई आ रही है। और वो धीरे धीरे क्या हुआ, मटीरियलाइज हुआ। मटीरियलाइज कैसे हुआ, कॉन्फ्रेंस होती है, एशिया और अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस होती है जो कि इंडोनेशिया की जो सिटी है बांडुंग उसमें होती है। कौन से ईयर में, 1955 में। एक इंपॉर्टेंट ईयर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1955 में कॉन्फ्रेंस होती है जिसको क्या बोला जाता है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ओके। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है भाई, 1955 में होती है। एंड ये एशिया अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब कुछ कंट्रीज़, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ एशिया की और अफ्रीका की, ये सारी एक साथ आती है और एक तरीके से एशियन यूनिटी, एशिया अफ्रीका यूनिटी को दुनिया के सामने रखती है कि देखो एशिया और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ क्या है, यूनाइटेड है, और वो कोलोनलिज्म जैसी चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। एंड वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक तरीके से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉन अलाइनमेंट फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ें बताई गई है, राइट। सो बांडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम। पहले बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है, कंट्रीज़ के जो अलग अलग लीडर्स हैं एशिया और अफ्रीका के, वो सब लोग मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि कोलोनिज्म खत्म होना चाहिए, बिल्कुल एंड होना चाहिए, कोल्ड वॉर में हम क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं उस पर डिस्कशन किया जाता है। एंड फाइनली उसके बाद क्या होता है, फाइनली उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्या बनाएंगे, नैम, एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे, एक थर्ड ब्लॉक बनाएंगे हम लोग। जैसे यूएसए का अपना ब्लॉक है, यूएसएसआर का अपना ब्लॉक है, तो जो कंट्रीज़ जो ना यूएसए का पार्ट है, जो ना यूएसएसआर का पार्ट है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, वो लोग एक तरीके से नॉन अलाइंड रहेंगे। समझ में आ गया। तो ये चीज़ हमने करी, नाम का स्टैब्लिशमेंट होता है। फिर फाइनली क्या होता है, नाम का पहला समिट होता है। समिट में क्या होगा, सारे के सारे लीडर्स, नाम के जो कंट्रीज़ हैं उन सबके लीडर्स आएंगे। तो पहला नाम समिट कहाँ होता है, बेलग्रेड में होता है, सितंबर 1961 में। स्टैब्लिश कब हुआ नाम, एक तरीके से सबसे पहले क्या हुआ, बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, एंड इस बांडुंग कॉन्फ्रेंस की वजह से नाम का स्टैब्लिशमेंट होता है। एंड फाइनली नाम का जो फर्स्ट समिट है वो कब होता है, सितंबर 1961 में। कहाँ पर, बेलग्रेड में, जो यूगोस्लाविया में था, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड नेहरू वॉज अ को फाउंडर ऑफ नाम, नेहरू को क्या बोला जा रहा है, नेहरू वॉज अ को फाउंडर ऑफ नाम, यानी कि नेहरू भी वन ऑफ द फाउंडर थे। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई और दूसरे फाउंडर्स कौन थे। तो और दूसरे फाउंडर्स ये थे, ये 5 लोग हैं जो कि नाम के फाउंडिंग लीडर्स या फाउंडिंग फादर्स के तौर पर जाने जाते हैं। पढ़ते हैं एक एक करते हुए। नेहरू है, ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक सेकेंड,
तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या बताया गया है, दीज 5 कॉम्प्राइज्ड द कोर लीडरशिप ऑफ द नाम। कितने लीडर्स हैं यहाँ पर, 5 लीडर्स हैं, यानी कि 5 कंट्रीज हैं जो कि एक तरीके से फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ नाम के तौर पर जानी जाती है, राइट। नेहरू है, साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, क्रुमा एंड फ्रॉम घना, नसीर फ्रॉम इजिप्ट, सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया एट अ मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड नेशन। जैसे यहाँ पर अगर हम फोटो देखें तो यहाँ पर नेहरू तो दिखाई देते ही हैं, साथ साथ में ये घना के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये कौन है, ये इजिप्ट के लीडर है जो कि कौन थे, नसीर या गमाल अब्दुल नसीर है। और साथ ही साथ में ये कौन है, ये है सुकार्नो इंडोनेशिया के। और साथ ही साथ में जो लास्ट लीडर है वो कौन है, जोसेफ ब्रोज टीटो, जो कि कहाँ से आते हैं, यूगोस्लाविया से आते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव थे, ये सारे लीडर्स थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, जो अभी हमने अंडरस्टैंड करा। ये ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी 5 कंट्रीज़ थी जो कि एक तरीके से फाउंडिंग कंट्रीज़ है, जिनके लीडर्स ने क्या करा है, नाम को फाउंड करा है, ठीक है। और साथ ही साथ में लीडर्स का नाम भी आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करी, इस तरीके से हमने समझा कि नाम किस तरीके से फॉलो किया गया, कौन कौन से लीडर्स एक साथ आए। इसीलिए बोला जाता है दैट नेहरू वॉज वन ऑफ द फाउंडर, नेहरू वॉज अ को फाउंडर ऑफ नाम, क्योंकि बाकी अदर 4 कंट्रीज़ के लीडर्स भी थे, जिन सबकी लीडरशिप के अंतर्गत क्या किया जाता है, नाम का फाउंडेशन किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक ये सारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नाम के बारे में हमने सारी चीज़ें समझ ली। आई होप एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, उसको समझेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।